और सेक्शन 5 जैसे मैंने बोला था आपको कि आज सेक्शन 5 करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 इन दोनों मैटर्स को फिनिश किया था और हमने बहुत ही बढ़िया डीप एनालिसिस की थी सेक्शन 3 की और सेक्शन 4 की भी। आपको याद भी होगा सेक्शन 3 बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन दे रहा था और इंस्ट्रक्शन से उसका बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन था और सिंपल कहा था कि जितनी भी सूट हैं, अपील है या फिर एप्लीकेशन है, आप इसको लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही फाइल कीजिए और लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड फाइल करते हैं तो कोर्ट इसको डिसमिस कर देगी, चाहे डिफेंडेंट इसका डिफेंस ले रहा है या डिफेंस नहीं ले रहा है। किसी तरह बचते बचाते लोअर कोर्ट से निकल गए, डिक्री हो गई, हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट से भी लिमिटेशन को बचते बचाते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन इनिशियली ही कोर्ट केस लिमिटेशन बार थी। तो इवन जो अपीलेट कोर्ट है उनके पास भी पावर है कि सूट लिमिटेशन के ग्राउंड पे डिसमिस कर दें, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली सूट को डिसमिस कर दें। अपार्ट फ्रॉम डैट हमने एक बात और फाइंड आउट किया था कि अगर हम लिमिटेशन की जो काउंटिंग करेंगे, मतलब कौन से दिन मानेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो गई, फाइल कर दिया, तो अगर ऑर्डिनरी केस है तो जब आप कोर्ट के रजिस्ट्रार को, जो ऑफिसर होते हैं कोर्ट में, आप उनको जब प्लेंट वगैरह दे देते, सारी डिटेल दे देते हैं, तब मानते हैं कि आपने सूट को जो है इंस्टीट्यूट कर दिया, आपने सूट को फाइल कर दिया। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर मैटर सेट ऑफ का है, अगर मैटर काउंटर क्लेम का है, अगर सेट ऑफ का मामला है तो सेट ऑफ की फाइलिंग कौन से दिन मानी जाएगी? तो जिस दिन सूट की फाइलिंग हुई थी, जिस सूट के अगेंस्ट में हमने सेट ऑफ क्लेम किया है, वो दिन फाइलिंग डेट मानी जाएगी। लेकिन अगर मैटर काउंटर क्लेम का है तो काउंटर क्लेम आप जिस दिन फाइल कर रहे हैं वही डेट जो है फाइलिंग की डेट मानी जाती है। कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है और वाइंडिंग अप के लिए आपका भी कुछ क्लेम बनता है, तो वो पहला दिन जब आपने लिक्विडेटर को क्लेम दिया था अपना कि मेरे भी पैसे बाकी हैं, मुझे भी दे दो, वो डेट जो है आपके सूट की फाइलिंग का डेट माना जाएगा। नोटिस ऑफ एडमिशन है हाई कोर्ट में केस फाइलिंग करने के लिए, तो जिस दिन आपने कोर्ट को नोटिस दिया है, बताया है कि आपने डिफेंडेंट को जो है नोटिस ऑफ एडमिशन दे दिया है, वो डेट आपका फाइलिंग डेट माना जाएगा। तो सेक्शन 3 हम इन्हीं सारी बातों को देख रहे थे और इन सारे मैटर को हमने सेक्शन 3 में फाइंड आउट किया था। और आपको याद होगा हमने बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन किया था सेक्शन 3 का और बहुत सारे केस स्टडी को भी देखा था, बहुत सारे डिफरेंट मैटर्स को भी फाइंड आउट किया था। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े थे तो हम पहुंच गए थे सेक्शन नंबर 4 पे, सेक्शन 4 पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी ये सब टेक्निकल प्रोविजंस जो हम डीप रूटेड प्रोविजंस कर रहे हैं ना, वो सब जो है ना, एक यूँ कह लो वो प्रीलिम्स के लिए भी रेलिवेंट होता है। मैंने इवन प्रीलिम्स का क्वेश्चन कई जगह देखा और उसमें मैंने सेट ऑफ की लिमिटेशन कब से फाइल मानी जाएगी, कई बार तो यही क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। वाइंडिंग अप से रिलेटेड जो प्रोविजन बताया है कई बार आया हुआ है। आप कुछ मत करो, आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का गाइड ले लो और जब भी चैप्टर चल रहा है आप उसको बनाना शुरू करो। ये श्योर है कि एक एक क्वेश्चन आपसे बनता जाएगा, बड़े आराम से सारे क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। दिस वन, हाँ, तो हम और आगे अपनी बातों को कर रहे थे, समझ रहे थे, और यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद हम पढ़ गए थे सेक्शन 4 के ऊपर चले गए थे। जब मैंने सेक्शन 4 को बताया आपको, तो सेक्शन 4 में बहुत छोटी सी बात थी। सेक्शन 4 कहता है कि भाई अगर लिमिटेशन के एक खत्म होने के दिन अगर कोर्ट क्लोज्ड है, बंद है, तो आपकी लिमिटेशन उस दिन खत्म नहीं मानी जाएगी। आपकी लिमिटेशन उस दिन मानी जाएगी, फिनिश हो गई, जिस दिन कोर्ट खुली, स्टार्ट हुई। मतलब कोर्ट खुलने के साथ ही आपको कोर्ट के बाहर खड़े रहना है सूट की फाइलिंग के लिए, वो आपका आखिरी डेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लिमिटेशन
संडे को एक्सपायर हो रहा है, संडे ही है और कोर्ट बंद है, तो हमारा लिमिटेशन का एक्सपायरी डेट जो होगी वो मंडे को होगी। किसी भी रीजन से कोर्ट बंद है, वॉट्स एवर, संडे तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, किसी भी रीजन से कोर्ट बंद है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना की वजह से जो है, कोविड-19 की वजह से कोर्ट बंद है, तो अगर किसी का लिमिटेशन इसी पीरियड के दरमियान ख़त्म हो रहा है, इसी पीरियड के दरमियान फिनिश हो रहा है, तो जिस दिन कोर्ट खुलेगी वो डेट जो है उसका आखिरी डेट होगा, उस दिन उसको सूट फाइल करनी होगी, जब तक कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड ना हो। और एक बात और कही थी, जो एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा था, अगर पार्ट ऑफ द डे के लिए भी कोर्ट बंद है, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट पूरे दिन तो नहीं, 5 घंटे चल के बंद हो गई, तो भी हम मानेंगे कोर्ट पूरे दिन के लिए बंद थी, हमारा लिमिटेशन अगले दिन ख़त्म होगा, ठीक है ना। कनकरेंट जुरिस्डिक्शन है, ये सब चीज़ याद कराता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब हुआ कि हमारे पास जो सूट फाइल करने का राइट है वो हम सिविल कोर्ट में भी कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट में भी कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, वो हमारी चॉइस है। होता है ना, कई बार ऐसे चॉइस होते हैं कि भाई आप वहाँ भी जा सकते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप नॉर्मल सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो ये हमारा चॉइस होता है। और चॉइस यहाँ पर मतलब ये होता है कि भाई कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहीं साहब आपको इसी कोर्ट में जाना है, दूसरे कोर्ट के लोकल से स्टैंड ही नहीं है, जैसे जो मामला IRDA का है वो मामला सिविल कोर्ट नहीं देखेगी। लेकिन मैं यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एक फ्रीडम होता है कि आप 2 कोर्ट हैं, आप दोनों में से किसी को भी आप चॉइस कर लीजिए, आप किसी को चुन लीजिए, दैट्स कॉल्ड व्हाट, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन इसको कहते हैं। तो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है और कोई भी कोर्ट बंद है, 2 कोर्ट है कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, एक कोर्ट बंद है, दूसरी कोर्ट खुली हुई है, तो क्या हुआ, हमारा लिमिटेशन अगले दिन ही खत्म होगा, लीव वाले दिन, छुट्टी वाले दिन खत्म नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा मैटर था सेक्शन 4 का, जिसमें बहुत कुछ रेलिवेंट सी बातें थी जिनको हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा फोकस है, कंप्लीट फोकस और कंप्लीट जो हमारा आज का टेंशन है, दैट्स सेक्शन नंबर 5 के ऊपर है। और सेक्शन 5 के लिए मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन वी गॉट अंडर सेक्शन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तो चलिए अब सेक्शन 5 को हम उठाते हैं और करना शुरू करते हैं। सेक्शन 5, बिल्कुल पेन और पेपर निकाल लीजिए और जैसे जैसे हम देख रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। यहाँ देखिए, पहले एनी अपील और एनी एप्लीकेशन। देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं, हमेशा जो सेक्शन 5 है वो अपील पे है एंड एप्लीकेशन के ऊपर है, वो सूट के ऊपर नहीं है। और अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो सफिशिएंट कॉज अगर आप कोर्ट को देंगे तो कोर्ट आपका जो लिमिटेशन है उसको एक्सटेंड कर देगी, मतलब लिमिटेशन एक्सपायर्ड होने के बाद भी सूट को, अपील को या फिर एप्लीकेशन को ले लेगी, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन। ऐसा क्यों है भला, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बड़ा सिंपल है। जब भी आप कोर्ट में अपील फाइल करते हैं तो कंपैरेटिवली ये देखेंगे कि अपील में जो टाइम लिमिटेशन है वो बड़ा कम समय का है। जैसे अपील के लिए हमको कभी 30 डेज का टाइम मिलता है, नॉर्मली देखते हैं हर एक सिचुएशन में 30 डेज का टाइम मिलता है, कभी 10 डेज का भी टाइम होता है, सही है ना। 30 डेज 10 डेज नॉर्मली ऐसा होता है। अगर हम हाई कोर्ट में अपील की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो है हाई कोर्ट में, 1 मिनट, हमारा वो कहाँ चला गया, पेपर चला गया। तो बेसिकली हाई कोर्ट में जो अपील का टाइम होता है वो हमारा 30 दिन का होता है, और सुप्रीम कोर्ट में टाइम, अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, दिल्ली सबके पास नहीं है, दूर है।
आप सोच के देखिए, जो यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं, तो उनके लिए 30 डेज अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइलिंग करने का जो टाइम देते हैं वो 60 डेज का देते हैं नॉर्मली। कहीं फिक्स नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, बट नॉर्मली इतना है, 30 डेज एंड 60 डेज। जहाँ तक सूट में है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल ऐसे है, लेकिन अपील में बड़ा कम टाइम समय है। तो ऐसा माना जाता है कि 30 डेज अगर इंसान किसी दूसरे काम में बिजी रह गया, थोड़ी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई, व्हाट्सोएवर रीजन इट में भी, तो ये बड़े आराम से तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ये समय बहुत जल्दी चला जाएगा और एक पर्सन देखता रह जाएगा और अपील नहीं फाइल कर पाएगा। तो सेक्शन 5 का ये कहना है कि अगर अपील और एप्लीकेशन का मैटर है और अगर आप कोर्ट को सफिशिएंट कॉज बताते हैं कि इस पीरियड के दरमियान आपने अपील क्यों नहीं फाइल किया, तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट आपकी जो डिले है उसको फॉरगो कर देती है, उसको माफ़ कर देती है। इसको हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी कहते हैं, इसको माफ़ कर देती है और अपील जो है उस लिमिटेशन पीरियड के एक्सपायर्ड होने के बाद भी ले लिया जाता है। लेकिन आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये जो बेनिफिट है सेक्शन 5 का बेनिफिट जो है, ये बेनिफिट आपको सूट के केस में नहीं मिलेगा। और एक जगह और नहीं मिलेगा, ऑर्डर 21 में हम एग्जीक्यूशंस एप्लीकेशन जो लगाते हैं वहाँ पर भी हमको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 5 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी सारे जगहों पे सेक्शन 5 का बेनिफिट है और बड़े आराम से कहा गया है कि अगर आप सफिशिएंट कॉज देते हैं कोर्ट को तो कोर्ट आपके डिले को एक्सटेंड कर देगी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको सिचुएशन और समझाता हूँ। एनी अपील applications other than the application under any of the provisions of order 21, this one of the civil code of civil procedure 1908 may be admitted after the prescribed period if the appellant and जो applicant है, appellant जो अपील फाइल करता है उसके लिए कहा गया है और जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके लिए एप्लीकेंट कहा गया है। दैट वाज सेटिस्फाई कर रहे कोर्ट को दैट ही हैड द सफिशिएंट कॉज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सफिशिएंट कॉज। इसी वजह से हम इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज के नाम से भी बुलाते हैं। फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और मेकिंग एन एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड, इफ he is able to satisfy to the court that this and this is the sufficient cause and due to that we could not be able to file the appeal or application as the case may, तो कोर्ट क्या कर सकती है कि उस पीरियड को जो है माफ़ कर सकती है, उस पीरियड को फॉरगो कर सकती है और जो डिलेड एप्लीकेशंस है, डिलेड अपील है, उसको भी इंटरटेन कर लेगी। लेकिन अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या ये अपीलेंट का राइट है, क्या एप्लीकेंट का ये अधिकार है, यहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन इन्वॉल्व है? ये सफिशिएंट कॉज क्या है? सफिशिएंट कॉज कहीं डिफाइन नहीं किया गया है और सफिशिएंट कॉज के बारे में सीधा सीधा ये कहा गया है कि ये कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी मैटर है। कोर्ट अपने डिस्क्रिशंस के अकॉर्डिंगली कोर्ट का विवेक अलाउ करता है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी, कोर्ट का विवेक अलाउ नहीं करता है तो कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी। कई बार हम ये सोचते हैं कि साहब हमारा अपील तो बहुत क्लियर है और अगर हमारा अपील कोर्ट ले लेगी तो बहुत क्लियर कट केस है, ये केस जो है हम जीत जाएंगे। लेकिन कोर्ट इन सारी बातों को बिल्कुल नहीं देखेगी। कोर्ट को सिंपली ये देखना है कि जो कॉज आप दे रहे हैं वो एक सफिशिएंट कॉज है या सफिशिएंट कॉज नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 20 डेज का डिले हुआ है तो बेसिकली कोई इशू नहीं है। अगर हम ये बताते हैं कि साहब 20 डेज हम बीमार थे, फीवर था, तो अगर ये सारी बातें बताते हैं, मिलिट्री ड्यूटी की वजह से एब्सेंट थे, तो ऐसे कुछ ऐसे रीजन से सेटिस्फाई करे जिसे कोर्ट कन्विंस हो कि हाँ वाकई ये ऐसा रीजन है जिसकी वजह से अपील नहीं फाइल की गई थी, तो ठीक है, ये सब कोर्ट को कन्विंस करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम कोर्ट को ये बताएं कि हम कोर्ट के जो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, जो डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हैं, उससे कंफ्यूज्ड हो गए थे, हमें वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी,
कोर्ट के जो कुछ प्रीवियस जजमेंट्स थे, कुछ ऑर्डर्स थे, वो सब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, और जिसकी वजह से हमने प्रॉपर कैलकुलेशन हम करने से फेल हो गए और हम अपील फाइल करने में डिले कर गए। क्या ये एक सफिशिएंट कॉज का ग्राउंड हो सकता है? तो एक्सप्लेनेशन में ये बात सिंपली कही गई है, द फैक्ट दैट द अपीलेंट और एप्लीकेंट वाज मिस्ड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस, जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन असर्टनिंग कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड, और कोर्ट ने कहा कि फिर ये भी एक सफिशिएंट कॉज है, इवन दिस कॉज इज ऑल्सो ए सफिशिएंट कॉज, सो दिस इज सच ए थिंग विच वॉज सेड बाय द कोर्ट, और कोर्ट ने इसको भी एक सफिशिएंट कॉज के डेफिनेशन में लिया। तो एक्सप्लेनेशन में ये बात आती है कि अगर कोर्ट के कुछ कंफ्यूजिंग ऑर्डर हैं, कुछ ऑर्डर का हम एक्सप्लेनेशन नहीं ठीक से कर पा रहे, इंटरप्रिटेशन नहीं ठीक से कर पा रहे, हम उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी एक सफिशिएंट कॉज का ग्राउंड बन सकता है। इवन दिस थिंग कैन ऑल्सो बी द ग्राउंड ऑफ द सफिशिएंट कॉज। चलिए, तो इसको हम एक ब्रीफिंग में फिर से दे दूँ। ये एप्लीकेबल कहाँ होता है? अपील के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? तो 21 ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशंस ऑफ डिक्री की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर, और सूट के ऊपर, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 5। सेक्शन 5 का बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोर्ट को सिर्फ एक बात से कन्विंस करनी पड़ेगी, सफिशिएंट कॉज। हमारे पास सफिशिएंट कॉज है अपील को नहीं फाइल करने का, विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन अपील नहीं फाइल करने का मेरे पास सफिशिएंट कॉज है। अब चलिए हम आते हैं थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट्स को हम समझते हैं, कुछ कमेंट्री देखते हैं इसकी, कमेंट्री में क्या क्या बातें हुई हैं, और कमेंट्री भी एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। लिमिटेशन कैन बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ अपील एंड एप्लीकेशन, दैट मच। तो अगर एक हम बड़ा नॉर्मल सी मैटर को डिस्कस करें, तो लिमिटेशन एक्ट में जितनी भी प्रोविजंस हैं, आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, जो भी प्रोविजंस आपको दिख रहा है 3 के बाद, वो सब के सब 3 का एक एक्सेप्शन है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि सेक्शन 3 सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 25, आपने इसको पढ़ा था। तो ये क्या है? एक सेक्शन 3 का एक्सेप्शन है। तो सिंपली कह रहा है सेक्शन 3 एक्सेप्शन है एक जनरल रूल का, जो एवरी सूट अपील जो प्रेफर्ड है, एप्लीकेशन जो दी गई है, shall be dismissed and provides for the extension of time, this one। और यहाँ पे अगर सफिशिएंट कॉज दिख रहा है कोर्ट को जहाँ भी लग रहा है कि हाँ सफिशिएंट कॉज आपने दिया है, तो कोर्ट जो है आपके डिले को जो है वो माफ कर देगी, वो कॉन्डोन कर देगी डिले को। सो द वर्ड इज दैट सफिशिएंट कॉज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू फाइंड आउट दैट, यू नो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एपिलेंट का या एप्लीकेंट का ये राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं है। अगर आपके नज़र में ये सफिशिएंट कॉज है, एपेलेंट के नज़र में अगर सफिशिएंट कॉज है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट के नज़र में भी ये सफिशिएंट कॉज हो। कोर्ट का डिस्क्रिशन प्रिवेल करेगा। अगर कोर्ट का डिस्क्रिशन एडमिट कर रहा है कि कॉज वॉट एवर यू हैव गिवन इट इज रियली ए सफिशिएंट कॉज, ओनली आफ्टर दैट द कोर्ट में कंसीडर दिस कॉज as a sufficient cause. So here it says that discretion is also required to extend the limitation. Mere proof of existence of sufficient cause for not filing the proceedings within the prescribed period. तो यहाँ पे does not under the section is to facto compel the court to extend the time. Every time I have already told you a lots many discretions of the court will prevail here। यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन ज़्यादा प्रिवेल करता है, और कोर्ट का जो डिस्क्रिशन है वो आपको ज़्यादा मायने रखता है। दिस इज सच ए मैटर विच वी नीड टू फाइंड आउट देयर। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको इधर कंसील्ड हो रहा है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। One minute, just a minute।
अच्छा चलिए मैं ऐसे ठीक कर देता हूँ इसको। अब ठीक है। चलिए अब ठीक होना चाहिए। चलिए सेक्शन 5 यहां देखते हैं अब आगे। सेक्शन 5 is applicable only for the court। ऐसे यहां कहा गया है कि दिस सेक्शन इन्वोक्ड होती है इट्स ओनली बिफोर द कोर्ट। और यहां पे इट हैज़ नो एप्लीकेशन टू द बॉडी जो कोई ऐसी जुडिशियल बॉडीज हैं, इन सब के पास इनकी कोई एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 5 की नहीं है। ये सिर्फ कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। जो कोई ऐसी जुडिशियल बॉडी है उनके ऊपर सेक्शन 5 का बेनिफिट हम नहीं ले सकते हैं। दिस इज़ द प्राइम कंसर्न ऑफ सेक्शन 5। और एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, सेक्शन जो अप्लाई होगा सिर्फ अपील के ऊपर अप्लाई होगी और एप्लीकेशंस के ऊपर अप्लाई होगी, लेकिन कौन से एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, तो ऑर्डर 21 ऑफ द CPC। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत आता है ये चीज़ें, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट मैटर के ऊपर आ जाइए, प्रिंसिपल फॉर एक्सटेंशंस ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 5। अब देखिएगा कोर्ट कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगी टाइम एक्सटेंशंस के लिए। तो कुछ बातें यहाँ पे हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वो भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 5 बिकॉज कोर्ट का डिस्क्रिशनरी मैटर है, तो कुछ न कुछ गाइडलाइंस ऐसा होता है जो सुप्रीम कोर्ट दे देती है। सबसे पहली बात, पार्टी जो रिलीफ के लिए आ रही है वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगी कि उसके पास सफिशिएंट कॉज है फॉर नॉट परफॉर्मिंग द अपील विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। Then first we need to satisfy, yes, I have got the sufficient cause for not filing the appeal or application within the prescribed period of limitation। अच्छा, अब एक बात और है, अगर हम डिले कर रहे हैं 30 डेज का, मतलब 30 डेज का टाइम था, 30 डेज हमने डिले कर दिया, या हम 50 डेज का डिले कर रहे हैं, तो हर दिन का एक्सप्लेनेशन हमें प्रॉपरली देना पड़ेगा, हर दिन के बारे में बताना पड़ेगा प्रॉपरली कि हाँ हर दिन का ये कॉज है जिसकी वजह से हम अपील या एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाए हैं, तो हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सेकंड बात ये है, दैट वाज। अब यहाँ पे देखना, इट वाज एक लिटिगेंट जो है उसको बहुत इजीली ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिटिगेंट शुड नॉट बी इजीली परमिटेड टू टेक अवे अ राइट विच हैज अक्रूड टू हिम एडवर्सली बाय लैप्स ऑफ टाइम। कोर्ट यहाँ पे बहुत माइन्यूट एग्जामिनेशन करेगी, यहाँ पे एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई यहाँ मिल जानी चाहिए, देन ओनली द कोर्ट में अलाउ, अदरवाइज कोर्ट में रिफ्यूज दैट। एक होता है सफिशिएंट कॉज, एक होता है फ्रस्ट्रेशंस। अगर आप सफिशिएंट कॉज बता रहे हैं नहीं फाइल करने का, तो हो सकता है कोर्ट एक रास्ता निकाले कि नहीं साहब ऐसे नहीं तो तुम ऐसे कर सकते थे, इस तरह से नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे, ऐसा आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट कॉज जो है इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी जुरिस्डिक्शन वेस्टेड इन द कोर्ट, सो दैट्स अ वेरी नॉर्मल मैटर। Although it's the discretion of the court, but the court may use the discretions on the favor of appellant or applicant only if they are providing the sufficient cause। अगर sufficient cause वो देते हैं तब कोर्ट अपने डिस्क्रिशंस के ऊपर आती है। हो सकता है कि sufficient कोर्ट को कोर्ट एक्सेप्ट करे, और ये भी हो सकता है कि कोर्ट sufficient cause को रिजेक्ट कर दे। So even that is also a possibility we got there। That was डिस्क्रिशन जो कोर्ट का है वो एक जुडिशियल डिस्क्रिशन है, और एक सब्सटेंशियल जस्टिस के तौर पे कोर्ट इसको एक्सरसाइज करेगी। ऑफ कोर्स कोर्ट अपने डिस्क्रिशंस को प्रॉपरली एक्सरसाइज करेगी। कोर्ट कोई भी लिबरल व्यू नहीं लेगी। लिबरल व्यू लेने का मतलब क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट को क्लियर कट लगता है कि नहीं साहब ये जो है
ये केस को तो ज़रूर जीत जाएगा। अगर हम इसको टाइम देते हैं, अगर अलाउ कर देते हैं, डिले अलाउ कर देते हैं, तो ए केस ज़रूर जीत जाएगा। सपोज करो कोर्ट बहुत कन्विंस्ड है ए के फेवर में डिक्री आएगी, कोर्ट इससे बहुत कन्विंस्ड है, लेकिन क्या करे, ए डिले हो गया है, लेट कर दिया है और अपने डिले का सफिशिएंट कॉज भी नहीं बता पा रहा है। तो कोर्ट कितनी कन्विंस है ए के जीतने से, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है तो कोर्ट फिर सफिशिएंट कॉज फिर टाइम एक्सटेंशन ग्रांट नहीं करेगी। सो दिस इज़ द लिबरल व्यू। कोर्ट को नहीं लेना है, कोर्ट को बिल्कुल टफ व्यू लेना है। इवन दो कोर्ट बहुत इंक्लाइंड है एपीलेंट की तरफ, काफ़ी फेवरेबल है एपीलेंट की तरफ, बट कोर्ट उसके फेवर में टाइम, जो एक्सटेंडेड टाइम है, उसको अलाउ तभी करेगी जब एपेलेंट एक बढ़िया सा सफिशिएंट कॉज कोर्ट को प्रोवाइड करता है। दैट वाज इवन शेयर इंडिफरेंस ऑफ एडवोकेट जो है, कभी कभी हम एडवोकेट्स के बारे में बताते हैं कि साहब उनकी टाइम कैलकुलेशन उनकी वजह से हुई है, वो हमें मिसलीड कर दिए थे, तो कोर्ट इनको भी कंसीडर नहीं करती है, ऐसी बातों को भी अवॉइड कर देगी। एंड व्हेन देयर इज ए रेमिस ऑन द पार्ट ऑफ एडवोकेट, क्वेश्चंस कम्स कंसिडरेशन वेदर द मिस्टेक वाज बोनाफाइड, merely a device to cover the ulterior purpose such as lessons or part of litigant or attempt save time of limitations underhand way। ये सारी बातें जो है वो एडवोकेट्स का कभी कभी हम एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि साहब हमको वकील साहब ने मिसलीड कर दिया, उन्होंने लिमिटेशन कैलकुलेट नहीं करके दिया, वो डिले कर दिए केस की फाइलिंग करने में, अपील की फाइलिंग करने में। अगर हम इन सब बातों को ग्राउंड बनाते हैं तो ये सब भी सफिशिएंट कॉज में कवर्ड नहीं हो रही है। तो कोर्ट अपने पॉइंट ऑटोमेटिकली राइट टू हैव द डिले condoned, but section 5 of that vests in the court every time that was discretions to condone the delay। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको सफिशिएंट कॉज देनी है और कोर्ट का डिस्क्रिशंस यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बहुत नॉर्मल वे में हम कहते हैं कि सफिशिएंट कॉज आपको इतना आसानी से नहीं मिल जाएगा। अगर आप डिले कर दिए तो इतनी आसानी से कोर्ट उसको माफ़ नहीं कर देगी। यहाँ पे एक बहुत मेहनत करना पड़ता है और प्राइमा फेसाई कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है कि यस, हमारे जगह कोई और भी होता ना तो भी इसको नहीं फाइल कर पाता। अब एक एक्सक्यूज जैसे और होता है कि भाई हमारे ऊपर आई वॉज हैंडीकैप्ड ड्यू टू द हेवी लिटिगेशंस, मेरे पर इतने सारे केस मुकदमे चल रहे थे, मैं आज इस कोर्ट में जाता हूँ, कल उस कोर्ट में जाता हूँ, भाई रोज़ तो मैं किसी न किसी कोर्ट में ही दिखता हूँ। अब ये केस हार गया, इसका अपील का पीरियड जो इसी दरमियान आ गया था जिस दिन मेरी कोर्ट में ऑलरेडी कोई डेट थी। सो दिस कैन बी द डेट, दिस कैन बी जो ग्राउंड ये ऐसे जो चीज़ें हैं इसको हम सफिशिएंट कॉज के ऊपर हम प्लीड कर सकते हैं। दिस वन, इसको हम सफिशिएंट कॉज के ऊपर प्लीड कर सकते हैं। दिस वन द मैटर कॉल्ड हियर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिंपली बताया था, कोर्ट बिल्कुल कन्विंस थी। ये मिट्ठू लाल वर्सेस जमुना प्रसाद का केस था जिसमें कोर्ट बिल्कुल कन्विंस्ड है कि अपीलेंट का केस जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें बिल्कुल दिख रहा है कि वो गलत डिसीजन है और कोर्ट बहुत बढ़िया से कन्विंस्ड है कि यस, इफ़ वी अलाउ देन रियली द अपीलेंट विल विन द केस। वो अपनी बातों से कोर्ट को कन्विंस कर देगा और वो केस को विन कर जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, उसका जो अपील की फाइलिंग हुई है वो डिले हुई है और सफिशिएंट कॉज उतना प्रॉपरली वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। कोर्ट जरा भी इमोशनल नहीं होगी, इमोशंस पे जरा भी नहीं जाएगी, उस केस को ख़त्म कर देगी। सेक्शन 5 का जो बेनिफिट है वो उसको प्रोवाइड नहीं करेगी। तो यही बात यहाँ पे हुआ था, कोर्ट कोई सिंपैथी में नहीं जाएगी। कोर्ट को जो सिंपैथी होती है उस सिंपैथी वगैरह में नहीं जाना है। अपील शुड बी डिसमिस्ड एज टाइम बार्ड इवन एट द रिस्क ऑफ इनजस्टिस।
हाई कोर्ट में बैठे हुए जज को लग भी रहा है कि अगर हम इसकी बात नहीं सुने, इसको अगर हम मौका नहीं दें तो ये इसके साथ एक नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन फिर भी अगर डिले हुई है तो केस को डिसमिस करना ही पड़ेगा, बिकॉज हियर द सफिशिएंट कॉज वाज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन टू द कोर्ट। सफिशिएंट कॉज जो है कोर्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एप्लीकेंट विच वर गॉट देयर। चलिए, extension of time is a matter of concession, not a matter of right। ये भी आपको मैंने पहले बताया था, कोर्ट ने कहा था इस बात को स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटेड केस में, और यहाँ पे कोर्ट ने एक बहुत ही गंभीर बात को, बहुत ही सिंपल सिचुएशन को ऑब्जर्व किया था, और कोर्ट ने कहा था कि भाई ये सेक्शन 5 आपका अधिकार नहीं है, इट्स नॉट द राइट। इसमें जो आपको हम कंसेशन दे रहे हैं, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं फुल्ली, हम आपको ये कंसेशन नहीं दे सकते हैं। यू कांट क्लेम सेक्शन 5 एज ऑफ योर राइट। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कुछ चीज़ें एसेंशियल हैं इस बेनिफिट को लेने के लिए। सबसे पहली बात, इट मस्ट बी ए कॉज विच वॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी इन्वोकिंग इट। It was beyond my control. I was not able to come out to the court within this specified period. So it was not in my control. हमारी कोई इसमें गिल्टी नहीं है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है। डेलिजेंस एंड कॉज आपको दिखाना पड़ेगा, और एक बात ये भी बताना पड़ेगा कि इंटेंशन वो जस्ट अ बोनाफाइड इंटेंशन। हम गुड फेथ में, हमारा कोई यहाँ पे मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है। So if you are able to prove these things, in that very case, as per the discretions, the court may grant the benefit of sufficient cause. Otherwise, the court may refuse to grant the benefit of sufficient cause. This one the matter here. That was. तो थोड़ी बहुत केस स्टडी और सिमिलर केस स्टडीज में सारी जगह आ रही है, सिमिलर केस स्टडी सारी जगह आ रही है। Explain because was not coming। आप मिस कर गए तो आप उसको वीडियो रिपीट कर लीजिएगा क्लास के बाद, वो रहेगा सर्वर के ऊपर, आप वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था, और delay is to be explained if the relief claimed under section 5। सेम बात है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस एसएस प्रकार का केस में, और यहाँ पे आपको सिंपली कहा है कि डिले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हेन द एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट, रीजनेबल डिले आपको कंडोन किया जाएगा, माफ़ किया जाएगा। ये बात फिर वही बताई है, अपील के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल है, सूट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर भी ये सेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। और स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया आफ्टर 11 ईयर्स, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं दिया। कोर्ट में SLP फाइल की गई थी, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं दिया था, तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारा कुछ बेसिक मैटर था। तो हमने जो अभी तक पढ़ा लिमिटेशन एक्ट में, हमने सेक्शन 3 को पढ़ा, सेक्शन 4 पढ़ा और सेक्शन 5 पढ़ा। टोटल सेक्शन 31 तक है लिमिटेशन एक्ट में, और कुल मिलाकर मैं ये बताऊं तो सेक्शन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, अपार्ट फ्रॉम दैट 17, 18, 27, इन सभी जगहों से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, लेकिन हम तो पूरा करेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलिवेंट है। हम करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे और काफ़ी प्रॉपरली सारा कुछ प्रॉपरली फिनिश करेंगे। कल की क्लास जो हमारी होगी ना, वो हम 6, 7, 8 के ऊपर रहेंगे, 9, 10,
अगर टाइम प्रेफर किया, अगर 6, 7, 8 की जो एक्सप्लेनेशन है वही बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और काफ़ी डिटेल में 6, 7, 8 की एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूँ आपके पास बिना नोट्स का, हम क्या पढ़ने वाले 6 में, 7 में, 8 में, ताकि कल आपको फिर से रिकॉल हो जाए एकदम। देखिए ध्यान से, सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है और सेक्शन 8 है। अभी मैं सिर्फ ब्रीफिंग बता रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैं कल जाऊँगा। कभी कभी ना जब कॉज ऑफ एक्शन एराइज होता है तो आपको पता है सेक्शन केस में 2 पार्टी होती है, एक हो गया प्लेंटिफ, और एक हो गया डिफेंडेंट। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसके बाद अगर सेक्शन 6, 7, 8 आप पढ़िएगा थोड़ा अपने से, फिर कल मैं पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा। अभी मैं थोड़ा बेसिक आपको इसका बेस बना के दे रहा हूँ इसका। एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी प्लेंटिफ क्या होता है ना, केस फाइल करने से लीगली डिजेबल होता है। केस फाइल कौन करता है? प्लेंटिफ ही करता है। और प्लेंटिफ जो हमारा है वो लीगली डिजेबल है। लीगली डिजेबल को सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया, प्रॉपरली बताया है, वो माइनर है ना, या फिर वो अनसाउंड माइंड है। वो माइनर है या फिर वो अनसाउंड माइंड है। वो बताया गया है कि भाई ये ऐसा बदनसीब पर्सन है जिसकी उम्र नहीं है, या फिर जो इनसेन है, अनसाउंड माइंड पर्सन है। अब क्या होता है कि लिमिटेशन पीरियड तो अब ये तो सूट नहीं फाइल कर पाएगा। तो अब सोच के देखो जरा ध्यान से, यहाँ मैं बताता हूँ, एक्स है और वाई है। एक्स को वाई के ऊपर सूट फाइल करनी है या वाई को एक्स के ऊपर सूट फाइल करनी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है लेकर के। कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो गया है और जिसमें या तो एक्स वाई पे सूट फाइल करेगा या वाई एक्स पे सूट फाइल करेगा। और प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या है, ये माइनर है, एक्स जो है वो माइनर है। तो सेक्शन 6 कहता है कि लिमिटेशन पीरियड जो रन करेगा इसके अगेंस्ट जैसे रन करता है नॉर्मली वैसे ही रन करेगा, इसके अगेंस्ट जैसे रन करता है वैसे ही रन करेगा। किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट, मतलब वाई के अगेंस्ट। मतलब वाई सोचता है कि एक्स तो बच्चा है, चलो बड़ा हो जाएगा तब सूट फाइल करेंगे, 10 साल बाद बड़ा होगा। लेकिन उसके 10 साल के इंतजार करने के चक्कर में वाई का, अगर केस में 3 साल की लिमिटेशन पीरियड है तो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्ड हो जाएगा। वो बच्चा है इस बात से फिक्र ना करे, वो सूट फाइल करे, वो कोर्ट की हेडेक है। कोर्ट क्या डिसीजन लेती है वहाँ पे, हो सकता है कि माइनर एक्स के लिए जो है कोर्ट लीगल गार्जियन अपॉइंट कर दे, दैट विल बी द डिफरेंट मैटर। तो सेक्शन 6 कहता है कि इफ यू आर द डिफेंडेंट द लिमिटेशन पीरियड विल रन अगेंस्ट यू एट द मोमेंट, जहाँ पे भी स्टार्ट होना है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली वहाँ से आपके अगेंस्ट लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगी। लेकिन बच्चा के अगेंस्ट कब हो शुरू होगा? तो जब उसकी लीगल डिजेबिलिटी खत्म हो जाएगी तब उसके अगेंस्ट लिमिटेशन पीरियड रन करना शुरू होगा। और भी कई सारी बातें हैं सेक्शन 6 में, लेकिन ये इसका एक बेस है। थोड़ा आप इसको रीड जरूर कीजिएगा ताकि कल जब मैं पढ़ाऊँ तो और ज़्यादा आपको प्रॉपरली क्लियर हो। अच्छा, ये तो हुआ सेक्शन 6। फिर हम एक चीज़ और पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन 7 आपको बताएगा, सेक्शन 7 समझ लो सेक्शन 6 से ही कनेक्टेड है, सेक्शन 6 से ही सेक्शन 7 कनेक्टेड है। सेक्शन 7 ये बताएगा कि मान लो प्लेंटिफ है और प्लेंटिफ में क्या है, एक माइनर है, एक अनसाउंड माइंड है और एक पर्सन जो है वो प्रॉपर है। एक पर्सन सही है, प्रॉपर नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर बोल रहा हूँ, मतलब ठीक ठाक है ना, माइनर है, अनसाउंड माइंड है और तीनों पार्टनर्स हैं, सही। और किसी कॉज ऑफ एक्शन की वजह से इन तीनों को वाई के ऊपर सूट फाइल करनी है। लिमिटेशन पीरियड क्या तीनों के अगेंस्ट रन करेगी? तीनों साथ ही सूट फाइल करने वाले हैं। मान लो एक कंपनी, एक फॉर्म है, फॉर्म चला रहे हैं, फॉर्म के पार्टनर है तीनों और तीनों साथ ही सूट फाइल करने वाले हैं। क्या लिमिटेशन पीरियड तीनों के अगेंस्ट रन करेगी या सिर्फ जो लीगली एबल है उसके अगेंस्ट रन करेगी? तो इसको भी आप जरूर देखिएगा, हम इसको भी जरूर डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में। और सेक्शन 8 फिर बताता है कि 3 इयर्स का लिमिटेशन में एक्सटेंशन मिल सकता है, किस सिचुएशन में मिल सकता है वो आप जरूर देखिएगा। इसके बाद हम सेक्शन 9 के ऊपर जाएंगे और सेक्शन 9 बड़े आराम से सिंपली कहता है
once the limitation starts to run, no subsequent disability or inability may stop it to run. एक बार लिमिटेशन शुरू हो गई तो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, वो लिमिटेशन चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, खत्म नहीं होगी। तो हम सेक्शन 9 के भी प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। दिस वन, सेक्शन 9 के भी प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। और सेक्शन 10 जो है वो ट्रस्ट से कनेक्टेड मैटर है, जो कि एक डॉक्ट्रिन को लेके चलता है। वंस ए ट्रस्ट ऑलवेज ए ट्रस्ट। अगर मैटर ट्रस्ट का है तो कोई लिमिटेशन पीरियड काम नहीं करेगा। बट इफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फाइंड्स इट्स वे इनटू द हैंड्स ऑफ assignee फॉर ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन, then the same limitation period will prevail. इन सारी बातों को हम अगली क्लास में फाइंड आउट करेंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से फाइंड आउट करेंगे कल। और कल फिर हमारी क्लास सेम टाइम, हम इसको कल के लिए थोड़ी क्लास का टाइम कल भर के लिए हम 8 बजे रखते हैं, 8 PM। कल दिन में कुछ वर्क है वो मैं फिनिश करूँगा, तो 8 PM कल मैं फिर आपके साथ मिलता हूँ 8 बजे। और 8 to 10 हमारा कल का जो शेड्यूल है इसको देखने का रहेगा। टुमारो 8 to 10 आज यही रखते हैं, ठीक है? थैंक यू। मैं PDF कल भेज दूंगा इसके, कल मैं इसके PDF आपको भेज दूंगा 6, 7, 8 के। एंड और वन मोर थिंग, आर यू रेडी टू गिव द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? क्या आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का टेस्ट देने के लिए रेडी हैं? कल भर रख लेते हैं 8 बजे, कल भर 8 बजे रख लेते हैं, फिर मैं आपके टाइम पे रख लूँगा 3:30। मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। आपको टेस्ट पेपर मैं यहाँ से दूंगा और अपने घर पे बैठ के पूरी ऑनेस्टी के साथ आप उसको लिखेंगे और मेरे को मेल करेंगे, ताकि मैं देख पाऊँ कि भाई कैसी राइटिंग स्किल है आपकी। सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऊपर टेस्ट वी आर गोइंग टू कंडक्ट। तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एंड चलिए मैं कल आपको डेट बता दूंगा कब लूँगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का टेस्ट। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही लेंगे ज़्यादातर और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, ठीक है? यही रखते हैं आज। हाँ, 1 वीक का टाइम मैं दे दूंगा। आप अभी से 1 वीक का टाइम लेके रखो, आप 1 वीक का टाइम अभी से लेके रख लो एंड राइट आफ्टर 1 वीक आई विल, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल अनाउंस द डे। लेकिन कल से आप अभी से प्लान करके रख लो, है ना?